मैं हूं प्रियंका संभव और हाजिर हैं हम हेलो मनी 9 के साथ। ये एक लाइव शो है जिसमें हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें। जो हम बातचीत कर रहे हैं उन टॉपिक से जुड़ा जो भी आपके मन में सवाल है, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देते हैं। और आज हम फोकस करने वाले हैं कि आपके होम लोन का बर्डन कैसे कम हो। वैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट का बटन दबाता है, होम लोन अदा करने वालों का बजट डगमगा जाता है। लंबे समय के बाद अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी थी जो एक्सेप्शन रही थी, जब आरबीआई ने ब्याज दरों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। लेकिन ये पॉज लगातार 6 बार ब्याज दरों की बढ़ोतरी के बाद आया है। पिछले साल मई से इस साल फरवरी तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। मई 2022 के पहले रेपो रेट 4% था, जो अब 6.5% पर पहुंच गया। और इसका सीधा असर क्या पड़ता है कि अगर आपने एक साल पहले होम लोन लिया था 7% के सालाना ब्याज दर पर, तो अब आपका ब्याज उस पर 9.5% तक जा चुका होगा। तो क्या करें आप, इस होम लोन के बर्डन को कैसे कम करें? रीफाइनेंसिंग के ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? रीफाइनेंस करवाएं या फिर अपने प्रेजेंट बैंक से ही बातचीत करें? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और लोन एडवाइजर मंदार जलकीकर। इनके सामने हम ये सारे सवाल रखने वाले हैं और इनसे पूछने वाले हैं कि कैसे आप अपने होम लोन के बर्डन को कर सकते हैं कम। लेकिन मंदार जी से हम बात करें उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आप हमें अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने 9311121874। ईमेल आप करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा यूट्यूब में आप हमारे इस चैट बॉक्स पर भी अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। सवाल को जितने क्लियरली लिखेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, उतने क्लियरली हमारे एक्सपर्ट उसे समझ कर जवाब देंगे। और सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब मंदार जलकीकर से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मंदार जी, जैसे ही होम लोन के ब्याज बढ़ते हैं ना, उसके कुछ महीने के अंदर बैंक का एक रीसेट लेटर आ जाता है आपके पास, मेल पर आ जाता है कि भाई अब आपका भी जो है लोन उसे हम रीसेट कर रहे हैं, और लोन का टेन्योर सीधे सीधे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनका 15 साल का लोन जो है वो 20-22 साल का लोन हो चुका है, इतनी बार जो भी रेट्स में हमने बढ़ोतरी देखी है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या लंबे टेन्योर को चुना जाए या फिर आप ज्यादा ईएमआई को अपने बढ़ा करके लोन को पे करने की कोशिश करें व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन द अपर साइड? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका जवाब देने के लिए आपको ये देखना है कि आपका एग्जिस्टिंग इनकम लेवल क्या है और आप कितने अमाउंट तक का ईएमआई अगर आप बढ़ा सकते हो तो पे कर सकते हो। अगर आपके इनकम पे कोई कंस्ट्रेंट है या लिमिटेशंस है या स्ट्रेस है तो जाहिर है कि आप अगर टेनर बढ़ाते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी इनकम कैपेसिटी है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है, आपके इनकम लेवल पे कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो हमेशा ये एडवाइजेबल होगा कि आप आपका ईएमआई बढ़ाएं, ना कि टेनर। क्योंकि आप जब भी ईएमआई बढ़ाते हो और टेनर कांस्टेंट रखते हो तो आप जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड इम्पोर्टेंटली द अदर बेनिफिट इज आपका लोन जल्दी खत्म हो जाता है। आप जितना ज्यादा समय तक आपका टेनर या ईएमआई पे करोगे उतना आप ज्यादा बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे। ओके, सो आप सजेस्ट करते हैं कि एवरीथिंग कम्स डाउन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये आपकी इनकम लेवल ऐसी है कि आप ज़्यादा ईएमआई दे सकते हैं तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर कि आप ज़्यादा ईएमआई दे रहे हैं। पर मंदार जी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में कि ना वो ईएमआई बढ़ा सकता है, ना वो टेन्योर इस तरह से बढ़ते हुए ज़्यादा दिन तक जो है वो वाला ऑप्शन लेना चाहता है, तो क्या ऐसे केस में जो आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे रीफाइनेंस कहते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कहते हैं, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए क्या जब आप ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं ना टेन्योर? ये बिल्कुल, आप रीफाइनेंस के बारे में या जिसको आपने सही कहा, जिसको बैलेंस ट्रांसफर भी बोलते हैं, ये ऑप्शन के बारे में बिल्कुल सोच सकते हो। लेकिन मेरी ये सलाह ये होगी कि आप किसी दूसरे बैंक में आपका लोन शिफ्ट करने से पहले हमेशा ये एडवाइजेबल होगा कि आप आपके एग्जिस्टिंग बैंकर को ही अप्रोच कीजिएगा। और वहां पे अगर आप बार्गेन करके आइदर आपका इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हो या पीरियड या टेनर भी कम कर सकते हो, तो हमेशा आपके एग्जिस्टिंग बैंकर को अप्रोच कीजिएगा। उसके 2 फायदे हैं, क्योंकि एक तो एज अ बैंकर द बैंक नोज यू एज अ कस्टमर ऑल्सो। आपका वहां पे रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री रहता है। एंड इम्पोर्टेंटली आप अगर लोन दूसरे बैंक में शिफ्ट करने के लिए जाओगे
तो आपको जेब में से कुछ खर्चा करना पड़ता है। देयर इज सर्टन कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व व्हेन यू ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। तो अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक के साथ ही बार्गेन करते हो और आपका लोन वहीं पे चालू रखते हो, तो आपका ये सब कॉस्ट बच सकता है, आपका सब पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन भी बच सकता है और आपका टाइम भी बच सकता है। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंकर आपको कहता है कि आप मतलब सर्टन अमाउंट के नीचे वो आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लेके जा सकते हैं, ओनली इन दैट केस आप आपका रीफाइनेंस के बारे में बिल्कुल सोच सकते हो। ओके, तो आपने कहा कि अगर हम रीफाइनेंस करते हैं फ्रॉम बैंक ए टू बैंक बी, अगर हम मूव करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है वहाँ अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से खर्चे हैं? प्रोसेसिंग फीस हमें भरनी पड़ेगी क्या, और क्या क्या और एक्सपेंसेस होते हैं इसमें? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहला तो बैंक आपको सर्टन प्रोसेसिंग फी चार्ज करती है। लेकिन आप जब भी लोन ट्रांसफर करते हो तो बहुत सारी बैंक आपकी वो प्रोसेसिंग फी माफ भी कर सकती है, आपकी प्रोसेसिंग फी जीरो कर सकती है। तो आप हमेशा ये देखिएगा कि आप जो भी नए बैंक में आपका लोन शिफ्ट कर रहे हो, वहां पे थोड़ा आगे बार्गेन करके आपका प्रोसेसिंग फी आप जीरो कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा और कुछ चार्जेस रहते हैं और कुछ कॉस्ट रहती है जो जीरो करना मुश्किल, मतलब पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लीगल और वैल्यूएशन के चार्जेस रहते हैं, क्योंकि आप नए बैंक के पास जब भी लोन शिफ्ट करते हो तो वो नई बैंक आपके टाइटल क्लियरेंस के बारे में लीगल और वैल्यूएशन ये दो चीजें चेक करती है। प्लस उसके अलावा आप जब भी लोन दूसरे बैंक में लेते हो, तभी सर्टन अमाउंट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आप कौन से स्टेट में रहते हो उसके ऊपर वो चार्जेस या वो कॉस्ट कितनी रहेगी वो डिपेंडेंट होती है। लेकिन आप जब भी नए बैंक में लोन शिफ्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आपको ये देखना है कि आप लोन शिफ्ट करने के बाद आपका ईएमआई कितना बच रहा है, और ये प्रोसेस में आपको जेब में से आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो आपका अगर सेविंग इज फार मोर बेटर देन द कॉस्ट विच यू आर इनकरिंग, ओनली इन दैट केस ये एडवाइजेबल होगा कि आप नए बैंक में लोन शिफ्ट कर दो। जब भी ब्याज को रीसेट करते हैं बैंक, तो सीधे सीधे वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, पर क्या ये टेन्योर बढ़ाने की भी कोई लिमिट है क्या? क्योंकि आपका जो लोन है वो बियॉन्ड आपके रिटायरमेंट एज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो मेरी समझ है। तो ये टेन्योर को कितनी बार बढ़ा सकते हैं? ये एंडलेस तो नहीं है ना, कहीं तो एक स्टॉप लगेगा। यू कांट जस्ट गो ऑन रेजिंग द टेन्योर, राइट? सही कहा आपने, वहां पे कहीं ना कहीं तो एक स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसी रहती है कि जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लास्ट अगर आप 1.5 पौने 2 साल से देखते हो, तो रेपो रेट में ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है। एंड एवरी टाइम बैंक इज नॉट इन अ पोजीशन टू इंक्रीज योर ईएमआई, क्योंकि कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी पे भी उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट हो जाता है। तो बैंक के पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपका टेनोर बढ़ाए। आपने ये भी सही कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर के रिटायरमेंट एज के बाद भी उसको बैंक को और 5 या 6 साल तक ईएमआई भरना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने उनका ईएमआई बढ़ाया नहीं है और उनका टेन्योर बढ़ाया है। तो ये सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और अगर आप रिटायरमेंट के बाद अगर आपको कोई पेंशन इनकम आने वाली हो, तो शायद से उससे आप ईएमआई पे कर पाओगे। लेकिन अगर वैसा पॉसिबल नहीं रहेगा, तो आपको ये देखना है कि आप अगर रिटायरमेंट के बाद भी ईएमआई नहीं भर सकते हो, तो या तो आप अगर पार्ट प्रीपेमेंट कर सकते हो तो आप पार्ट प्रीपेमेंट करोगे, या तो आप अगर ईएमआई बढ़ा भी सकते हो तो ईएमआई बढ़ाने के भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, एक और सवाल कि एनबीएफसी से कई लोग लोन लेते हैं। जब आप एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो क्या इसका भी रीफाइनेंस करवा सकते हैं? अगर आपको वहाँ पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको लग रहा है ये बहुत हाई है, तो क्या आप दूसरे बैंक में अपने लोन के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? या बिल्कुल, अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन कोई बैंक में भी चालू है, कोई एनबीएफसी में चालू है या कोई कोऑपरेटिव बैंक में भी चालू है, तो वो लोन आप दूसरे बैंक के पास बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपका लोन एनबीएफसी में चालू है तो दूसरा कोई बैंक आपका लोन ट्रांसफर नहीं करेगा, या आपको सिर्फ एनबीएफसी टू एनबीएफसी ही लोन ट्रांसफर करेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो फार एज आपका एग्जिस्टिंग एनबीएफसी या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियर के पास रीपेमेंट क्लियर है, तो नया बैंक विल ऑलवेज बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू एज देयर न्यू कस्टमर। ओके, तो अगर आप एनबीएफसी से भी आपने लोन लिया तो आप बिल्कुल उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रीफाइनेंस कर सकते हैं। मंदा जी, कुछ सवाल लेकर आते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश्वर पाल अपने क्वेश्चन के साथ नोएडा से हैं। राजेश्वर जी ने हमें व्हाट्सएप भेजा था, फिर हमने इनसे संपर्क किया और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नमस्ते राजेश्वर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि 40 लाख रुपए को होम लोन मैंने लिया था, तब ब्याज दर थी 7%।
हाँ हाँ और अब 9.15% करीब हो गया इंटरेस्ट। हाँ और जी। बैंक ने रीसेट लेटर भेजकर टेन्योर भी बढ़ा दिया है। तो क्या मैं लोन के टेन्योर को कम करवाने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या बैंक ने एक बार टेन्योर बढ़ा दी तो इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता? जी राजेश्वर जी, चलिए आपका सवाल रखते हैं मंदार के सामने। मंदार, अगर बैंक आपको जो ये रीसेट लेटर भेजता है जिसमें ऑटोमेटिकली जो है वो टेन्योर बढ़ाकर भेजा जाता है, उसमें बता दिया जाता है ये कैलकुलेशन है, अब आपके जो 260 मंथ्स थे वो 290 मंथ्स के लिए हो चुके हैं आपका लोन का पीरियड, तो क्या जब एक बोरोअर को मिलता है ये लेटर, वो बैंक को फिर अप्रोच कर सकता है, या ये फाइनल वर्ड है क्योंकि लेटर आ गया अब कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बैंक से लेटर आ गया या मेल आ गया, इसका मतलब ये नहीं दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आप बैंक को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो। जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड आप ईएमआई नहीं भर सकते हो, तो वो बैंक को आप अप्रोच करके ये बता सकते हो कि आपने जो मेरा टेन्योर बढ़ा है, इन आर एग्जांपल व्हाट वी सॉ, 260 महीने की जगह पे अगर 292 मंथ्स हुआ है, तो आप बैंक को ये बता सकते हो कि उतना पीरियड तक मैं ईएमआई नहीं भर सकता हूँ। आप अगर आपकी करंट रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और मान लो मिसाल के तौर पर अगर आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई 50,000 रहेगा, तो 50,000 का अगर आप 60,000 का ईएमआई भर सकते हो, तो आप बैंक को वो ऑप्शन दे सकते हो कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग माई टेन्योर, आप मेरा ईएमआई बढ़ा दो ताकि मेरा लोन जल्दी खत्म हो जाए। ठीक सो है, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। राजेश्वर जी बैंक में जाएं, बात करें, और अगर आप ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं, राइट? बैंक का वो लेटर आ गया है, ये दलील नहीं हो सकती कि आपको लेटर भेज दिया गया है। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू बैंक, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे ईएमआई बढ़ाना, तो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर ज़रूर पे करना पड़ सकता है, राइट मंदार? क्योंकि अगर आप टेन्योर बदलते हैं, या आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बदलते हैं, या फिर आप अपने लोन की ईएमआई की डेट को बदलना चाहते हैं, तो बैंक आपसे कुछ कॉस्ट भी उसके लिए वसूलते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल नॉट चार्ज यू फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, और लेकिन अगर चार्ज कोई बैंक करती भी है तो भी वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होगी। सो उससे मतलब एज फार एज योर कैलकुलेशंस आर कंसर्न, उसके ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। So that, मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, नॉमिनल हो गया, आई अग्री। बट मंदार बिलीव मी, मैंने एक बार कोशिश की थी तो मुझे कुछ वहाँ पे कॉस्ट देना पड़ा था, तो वो लेते तो है कॉस्ट, ये मैं आपको श्योर कह दे सकती हूँ। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। दिनेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। हेलो दिनेश जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, और क्या है आपका सवाल? मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, और मैम मेरा सवाल ये है कि होम लोन पे जब हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो फिर नया बैंक कौन कौन सी फीस वसूलता है, और क्या मुझे अपने मौजूदा बैंक को कोई पेनल्टी देनी होगी? जी दिनेश जी, हमने इसको थोड़ा सा अभी हल्का सा कवर किया था, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मंदार के सामने ये सवाल रखते हैं। मंदार जी, कौन कौन सी फीस जो है इनको नए बैंक को पे करनी होगी, और जो इनका प्रेजेंट बैंक है, इवन आई एम क्यूरियस, वो कोई पेनल्टी लेगा क्या कि हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से? ओके, तो एज फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, आप जब भी एग्जिस्टिंग बैंक से नए बैंक में लोन शिफ्ट करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज करती है। लेकिन आप नए बैंक में आपका लोन शिफ्ट करते हो, तो नए बैंक के साथ आप बार्गेन करके वो प्रोसेसिंग फी 0 भी कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा और कुछ चीजें या और कुछ कॉस्ट रहती है जो बैंक कंप्लीटली वेव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, बैंक आपके प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस करती है, उसका लीगल और वैल्यूएशन करवाती है, तो लीगल और वैल्यूएशन के चार्जेस वहाँ पे होंगे। प्लस आपका लोन कौन से स्टेट में चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। दीज चार्जेस वेरी फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट, मतलब आप जैसा मैंने कहा कि आप कौन से स्टेट में हो, वो हिसाब से वहाँ पे चार्जेस रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट को भी एज अ फीस और एज अ चार्जेस पे करनी पड़ती है। तो आप जब भी एग्जिस्टिंग लोन आपका नए एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हो, तो आपको हमेशा ये कैलकुलेशंस करने हैं कि मेरा एग्जिस्टिंग ईएमआई और नया ईएमआई कितना रहेगा, मेरा ग्रॉस सेविंग कितना रहेगा, और ये शिफ्टिंग प्रोसेस में मेरे को टोटल कितना खर्चा आएगा, और वो खर्चा जाने के बाद मेरा नेट सेविंग कितना रहेगा। तो अगर ये नेट सेविंग सब्सटेंशियल रहेगा, तो ही आप लोन ट्रांसफर कर सकते हो। और आपका जो दूसरा सवाल है कि उसमें मेरे को एग्जिस्टिंग बैंक में कोई चार्जेस या कोई फोरक्लोजर या पार्टी पेमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे या नहीं, तो उसका सवाल ये है कि आरबीआई का जो सर्कुलर है वो कहता है कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है, आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है, और अगर ऑन योर लोन स्ट्रक्चर इफ देयर इज नो नॉन इंडिविजुअल एंटिटी मतलब अगर सिर्फ आपके पर्सनल कैपेसिटी पे वो लोन चालू रहेगा, तो आपको वो बैंक में कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है।
इन अदर वर्ड्स, अगर आपके लोन में कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न या कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एलएलपी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये अगर आपके लोन स्ट्रक्चर पे एज अ को एप्लीकेंट और एज अ को बोरोवर और एज अ गारंटर रहेगी, तो एग्जिस्टिंग बैंक आपको फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी आपके लोन पे नहीं है और अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है, तो आपको एग्जिस्टिंग फाइनेंसर को कोई भी चार्जेस या कोई भी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एक क्विक क्वेश्चन कि अगर फिक्स्ड रेट पर किसी ने होम लोन लिया तो क्या फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे? अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन चालू रहेगा तो बैंक हैज गॉट द राइट टू चार्ज यू टुवर्ड्स फोरक्लोजर चार्जेस। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट 8 या 10 साल से आप देखते हो तो कोई भी बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही है। राइट, ज्यादातर ऑलमोस्ट हर एक फ्लोटिंग बैंक रेट आपको पर है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करता है। ओके, मतलब एक और सवाल आपने अभी बताया कि जैसे आप जब नए बैंक में शिफ्ट करोगे वहाँ प्रोसेसिंग फीस आपको देना है, प्लस एक लीगल फीस आपसे बैंक लेगा, और थर्ड आपने कहा कि गवर्नमेंट को एक आपको फीस देनी होगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका रैशनल ज़रा समझाइए। गवर्नमेंट को हम ये कौन सी फीस दे रहे होंगे और क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि लोन मेरे और बैंक के बीच में है, गवर्नमेंट को मुझे यहाँ पर क्यों फीस देना है, इसका रैशनल क्या है? और ये फीस हमें कहाँ अलग से कहीं जमा करनी होगी या बैंक ही हमसे ले लेगा? देखो, इसका लॉजिक ये है कि बेसिकली इट इज जस्ट इनकम सोर्स और रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर गवर्नमेंट। ओके, दूसरा लॉजिक ये है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो प्रॉपर्टी परचेस, मान लो आप कोई बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप बिल्डर के साथ एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो और वो रजिस्टर करने के वक्त आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहती है और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट रहती है। राइट, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर स्टेइंग, वो स्टेट टू स्टेट दैट परसेंटेज माइट वेरी, बट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एज स्टैम्प ड्यूटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि आप जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक में, भले आप रीफाइनेंस भी कर रहे हो, लेकिन टेक्निकली गवर्नमेंट बोलती है कि आप नए बैंक से लोन ले रहे हो, भले वो शिफ्टिंग भी, एग्जिस्टिंग लोन अगर शिफ्ट भी कर रहे हो तो भी नए बैंक के लिए वो नया बिजनेस है या नया लोन है, तो उसके ऊपर आपको सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगेन द नॉमेनक्लेचर इज डिफरेंट, सो इफ यू आस्क मी अबाउट महाराष्ट्र, इट इज कॉल्ड एमओई। एमओई इज बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एंट्री। तो अगेन स्टेट वाइज उसका नॉमेनक्लेचर भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन आज जब भी कोई एग्जिस्टिंग लोन भी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दो तो आपको ये चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। ओके, चलिए, व्हाटएवर, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, पर ठीक है। अब ये सरकार जो चार्ज ले रही है उसको सवाल करना, तो खैर अब क्या किया जा सकता है उसमें। जब बैंक हमसे इतने सारे चार्जेस ले लेती है तो सरकार तो लेगी। ओके, राहुल डेविड लाइव सवाल है इनका। थैंक यू राहुल जी, आज भी आप जुड़े हैं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आप डेली हमारे शो में जुड़े रहते हैं। और राहुल डेविड हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके, कैसे वो जल्दी इसको निपटा सकते हैं। क्या पार्ट पेमेंट फ्रीक्वेंटली करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मंदार जी क्या कहेंगे राहुल को? जी बिल्कुल, पार्ट प्रीपेमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज उनको साल में एक बार या 2 बार या डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी विच दे आर वर्किंग, कभी कभी साल में 4 बार भी उनको कुछ बोनस या इंसेंटिव या एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है। तो जब भी आपके पास कोई साइजेबल अमाउंट मिल जाती है तो उसका आप पार्ट प्रीपेमेंट आपके लोन अकाउंट में कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट पार्ट प्रीपेमेंट इज कि आप जो भी पार्ट प्रीपेमेंट की अमाउंट बैंक को पे करते हो वो पूरी अमाउंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट हो जाती है। तो टू दैट एक्सटेंट अपना जितना पार्ट प्रीपेमेंट का अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट अपना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से कम हो जाता है, और उसके बाद हम लोग जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट आपकी जो रिड्यूस्ड अमाउंट रहेगी उसके ऊपर आती है। तो पार्ट प्रीपेमेंट करना इज प्रोबेबली द बेस्ट सॉल्यूशन एज फार एज क्लोजिंग योर लोन अकाउंट एट एन अर्ली डेट। और हम कितनी बार कर सकते हैं? क्या साल में मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं? मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। इसमें हर एक बैंक के अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज रहती है, बट जनरलाइज्ड अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स अलाउज यू टू मेक अ पार्ट प्रीपेमेंट 4 टाइम्स इन अ ईयर। ओके, आप साल में जनरली 4 बार कर सकते हो, बट अगेन वो बैंक टू बैंक प्रैक्टिस वेरी होते हैं। कोई बैंक आपको साल में 12 बार भी अलाउ कर सकती है। तो आपको आपका जो बैंक के साथ लोन चालू है उस बैंक का कौन सा क्या पॉलिसी है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स भी आप एक साल में पार्ट पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं।
4 बार का ऑप्शन तो मंदार कह रहे हैं आपको मिलेगा ही, पर आप अपने बैंक से भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच मंदार, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। फिर मुलाकात होती है, बहुत सारे आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और इसके साथ हम आपको बाय बाय कहते हैं, लेकिन मंडे का हम आपसे बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर, और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट वेद जैन। और बात होगी कि आपके खर्चे पर अब IT डिपार्टमेंट क्यों कह रहा है कि वो नज़र रख रहा है, और क्यों आपके महंगी खरीदारी की खबर IT डिपार्टमेंट को लग जाती है, तो इसका आपको कैसे ख्याल रखना है, और इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा भी इनकम टैक्स से जुड़े आपके जो भी सवाल हो ज़रूर भेजिएगा। सोमवार को शाम 4 बजे मुलाकात होती है, वेद जैन साहब होंगे मेरे साथ Money9 में लाइव आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इनकम टैक्स से जुड़े आपकी सारी उलझन हमें ज़रूर भेजिएगा। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर लाइव भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे साथ, बाय बाय।